तो दिल्ली के इलेक्शंस हो गए हैं खत्म, रिजल्ट भी आ चुका है। सीएम की कुर्सी से तो पहले ही हाथ धो बैठे थे अरविंद केजरीवाल जी, अब तो एमएलए के कुर्सी भी गई। ना कि सिर्फ वो हारे हैं, उनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता एमएलए का चुनाव हार गए। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि दिल्ली इलेक्शंस में आखिर हुआ क्या। माय नेम इज राज एंड दिस इज थॉट सेंटर। देखिए, एक बात तो साफ है, ये इलेक्शन अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन थे और ये सारा इलेक्शन घूमा भी उनके इर्द गिर्द ही है। दिस इलेक्शन वॉज ऑल अबाउट अरविंद केजरीवाल। चाहे दिल्ली बीजेपी को कुछ भी लगता हो कि उनकी बहुत अच्छी पिच रही, इस जिसकी वजह से वो वोटरों तक पहुंच सके, जिसकी वजह से वोटरों ने उनको वोट दिया, ऐसा नहीं है। ये वोट या तो अरविंद केजरीवाल के हक में पड़ा है या अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। सारा इलेक्शन उनकी पॉलिसीज और उनकी चली सरकार के ऊपर ही था। अगर दिल्ली बीजेपी बहुत खुश हो रही है कि उन्होंने जीत के अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के इलेक्शन साइकिल से बाहर कर दिया है, तो ज्यादा खुशी मत दिखाएं। क्योंकि अगर इलेक्शन फिर भी एक आदमी के अराउंड ही रिवॉल्व कर रहा था, या तो उसके हक में जा रहा था या उसके खिलाफ, तो इसका मतलब ये तो है कि वो अभी तक रेलिवेंट हैं दिल्ली की पॉलिटिक्स में। और दिल्ली बीजेपी को खुशी होनी चाहिए कि जो उनका गुस्सा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ था, वो दिल्ली की जनता को पहुंचा सके। बस दिल्ली की जनता ने जब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वोट करना था, तो उनके पास विकल्प एक ही था, वो था दिल्ली बीजेपी। इसलिए इस चुनाव में दिल्ली बीजेपी को अरविंद केजरीवाल की पार्टी से ज्यादा वोट मिले। पर मैं फिर कह दूं, ये इलेक्शन या तो अरविंद केजरीवाल के हक में या उसके खिलाफ वोट का था। तो दिस इलेक्शन वॉज ऑल अबाउट अरविंद केजरीवाल। दूसरी चीज समझने वाली यह है कि इलेक्शंस आर ऑल अबाउट नैरेटिव। देखिए, नैरेटिव होता है एक बड़ी कहानी जो आप वोटर्स तक लेके जाते हैं, जिसमें ये इश्यूज छोटा छोटा रोल प्ले करते हैं। पर अगर आपकी बड़ी कहानी को वोटर्स मानते हैं, तो वो हर चीज मानेंगे जो आप कह रहे हैं, और अगर वो नहीं मानते तो वो हर चीज को झूठ समझेंगे जो आप कह रहे हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने एक बड़ा नैरेटिव बनाया, एक बड़ी कहानी बनाई कि पिछले 10 साल उन्होंने बहुत काम किया है। देखिए, अगर आप ये नैरेटिव में बिलीव करते हैं, अगर आप उनकी एड्स देख के, उनका प्रचार देख के, उनकी बातें सुन के, या अपने आंखों से भी कुछ देख के ये समझते हैं कि हाँ वो सही बोल रहे हैं, तो आप उनकी सारी बातें मानेंगे। फिर वो कहेंगे कि हमने स्कूल बहुत अच्छे कर दिए, तो आप कहेंगे हाँ जी, स्कूल बहुत अच्छे हो गए। अगर वो कहेंगे अस्पताल में 4 चांद लगा दिए, तो आप कहेंगे 4 नहीं जी, 6 लगाए हुए हैं। अगर वो कहेंगे मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, तो आप कहेंगे हाँ जी, हर मोहल्ले में है। अगर वो कहेंगे हमने बहुत अच्छा काम करा है बिजली पानी के क्षेत्र में, तो आप कहेंगे हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही। और अगर आप इस बड़ी कहानी में नहीं मानते, तो आप एक और बड़ी कहानी ढूंढने निकलेंगे। दिल्ली बीजेपी ने क्या करा कि उन्होंने एक और बड़ी कहानी बनाई कि पिछले 10 साल में कोई काम नहीं हुआ है। अब अगर आप इस कहानी में बिलीव करते हैं, तो आप कोई भी चीज जो इस कहानी से जुड़ती होगी उसको मानेंगे। अगर आप सड़क पे कूड़ा देखेंगे, सड़कें टूटी देखेंगे, तो आप ये जरूर समझेंगे कि बाकी भी कुछ नहीं हुआ है। अगर आपको बताया जाएगा कि भाई सारा पैसा शीश महल में लगा दिया है, तो आप कहेंगे हाँ हाँ, शीश महल तो हमने भी देखा है। अगर आपको कहा जाएगा कि उसमें सोने का टॉयलेट था, तो आपने कहा भाई हाँ हाँ, ये तो बिल्कुल ही देखा है मैंने, सोने का टॉयलेट लगा हुआ था। तो आप वो हर चीज मानेंगे जो इस बड़ी कहानी में आपके लिए फिट की जाती है। अब ये जो नैरेटिव्स होते हैं, इसकी एक बड़ी खासियत होती है, आप इसमें वो चीज भूल ही जाते हैं जो सच है। अगर अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं हमने बहुत काम किया है, उसमें 50% सच है, 50% प्रचार है। अगर दिल्ली बीजेपी कहती है कि अरविंद केजरीवाल ने कोई काम नहीं करा, तो उसमें भी 50% सच है, 50% प्रचार है। बट वो हम 50% को इग्नोर करते हैं। हम मानते हैं कि जो भी सच है वो वही है जो हमें बताया जा रहा है। तो इस बार 46% जनता ने एक बड़ी कहानी में बिलीव करा कि अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं करा है, इसलिए उन्होंने उस पर वोट दिया। और 43 या कहें 44 के आसपास
इस % जनता ने ये सोचा है कि भाई अरविंद केजरीवाल ने काम तो किया है, इसलिए उन्होंने इस पे वोट दिया है। इसलिए इलेक्शंस में सबसे इंपॉर्टेंट है ये नैरेटिव बनाना। ये नैरेटिव से ही इलेक्शन चलते हैं। देखिए, ये बात तो रही नैरेटिव की। अब आते हैं कि असल में ऐसा जनता को क्यों लगा कि इस सरकार ने कोई काम नहीं करा। देखिए, बात करप्शन की नहीं है। करप्शन को समझने के लिए हमें एक और डीप एनालिसिस करना पड़ेगा, जिसके लिए हम किसी और वीडियो में जाएंगे। करप्शन वो नहीं होती जो हम आम तौर पे समझते हैं कि नेता करते हैं। देखिए, करप्शन से ज्यादा जो लोगों को फर्क पड़ता है वो पड़ता है पॉलिसी पैरालिसिस से। देखिए, करप्शन हो रही है तो इसका मतलब कुछ तो किया जा रहा है जिसमें पैसे खाए जा रहे हैं। भाई, सड़क बनाई जा रही है 50 करोड़ की, उसमें 80 करोड़ का ठेका देके 30 करोड़ खाया जा रहा है, पर सड़क तो बन रही है। 50 करोड़ जनता को दिखेगा तो सही। बट पॉलिसी पैरालिसिस में क्या होता है कि सरकार बिल्कुल ठप हो जाती है, कोई काम ही नहीं होता। कोई नया काम करने के लिए आप जाओ तो इतना पेच में फंस जाती है, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रगल में फंस जाती है गवर्नमेंट कि कुछ कर नहीं पाती। देखिए, कोरोना के बाद से आम आदमी पार्टी के साथ यही हुआ। अब मैं इस इश्यूज में जाना पसंद नहीं करूंगा, इसके लिए बहुत एनालिसिस हो चुका है कि असल में ये गवर्नमेंट पैरालिटिक हुई क्यों। क्या एलजी का बहुत दबाव रहा? क्या ब्यूरोक्रेट सिर्फ एलजी की सुनते थे, दिल्ली गवर्नमेंट की नहीं सुनते थे? या फिर बड़े बड़े नेता जो आम आदमी पार्टी के थे उनको जेल जाना पड़ा? या फिर दूसरा एंगल ले कि वो करप्शन में इन्वॉल्व थे इसलिए जेल गए? दोनों एंगल में से कुछ भी सच हो, वो हमारी बात का मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि इस बात की वजह से गवर्नमेंट में पैरालिसिस आ गया। गवर्नमेंट ने बिल्कुल काम करना बंद कर दिया। तो आप देख सकते हो कि पिछले 3-4 साल से कोई नई चीज हो ही नहीं रही थी। सड़कें टूट रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर जा रहा था और कोई बड़ी चीज नहीं हो रही थी। अगर आपको याद हो तो पहले 5 साल अरविंद केजरीवाल जी हर 6 महीने में कोई नई चीज करते दिखते थे। हमारी सेंटर की जो गवर्नमेंट है मोदी जी की, वो भी यही चीज करती है। हर 3 महीने, हर 4 महीने, हर 5 महीने में आपको वो कुछ करते दिखेंगे। तो जनता को लगता है कि काम हो रहा है। देखिए, हमारी जिंदगी में फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, वो बात का मुद्दा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ ऐसी नीतियां अपनाई जा रही हैं जिसके 10 साल बाद हमें फर्क पड़ेगा, पर हमें बताया तो जा रहा है कि कुछ करा जा रहा है। बट अगर कुछ करा नहीं जा रहा, अगर टीवी पे कुछ आ नहीं रहा, नेता आके हमें बता नहीं रहा कि यार ये चीज मैं कर रहा हूं, तो इसका मतलब है आपको लगेगा कोई काम नहीं हो रहा था। करप्शन से बड़ा मुद्दा आम आदमी पार्टी के लिए यह था कि वो पिछले 3-4 साल गायब थे। अब वो अपने इश्यूज से लेके गायब थे या किस वजह से गायब थे, ये आप सब जानते हैं। बट वो गायब तो थे। तो बहुत बड़ी जनता के हिस्सा ऐसा था जो ये सोचता था कि ये गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर रही है, और इसकी मेन वजह गवर्नमेंट का पॉलिसी पैरालिसिस था, जिसने उसको सबसे ज्यादा हर्ट किया है। अब आते हैं टीवी के फेवरेट मुद्दे पे। अगर मैं इस मुद्दे पे बात नहीं करूंगा तो आप ये वीडियो अभी बंद कर देंगे। आप कहेंगे ये इलेक्शन का ऐसा एनालिसिस है कि भाई जो दिल्ली की बात कर रहा है पर फ्रीबीज की बात ही नहीं कर रहा। भाई, ये बता ही नहीं रहा कि फ्रीबीज का क्या असर हुआ, क्या जनता को पसंद आई, क्या नहीं पसंद आई, क्या फिजिकल हेल्थ हुआ, क्या नहीं हुआ। ये देखिए, टीवी को ये बहुत अच्छा लगता है ये इस बारे में बात करने में कि फ्रीबीज सही थी या नहीं थी। देखिए, फ्रीबीज वर्क करती हैं। हर जो पार्टी है वो फ्रीबीज देती है, और आज से नहीं दे रही, आपके 40-50 साल से दे रही है। अब फ्रीबीज की एक लिमिट है, आप किनको दें किनको ना दें ये डिबेटेबल है। क्या उसका इकोनॉमी में अच्छा अ, असर पड़ता है या बुरा असर पड़ता है, ये भी डिबेटेबल है। ठीक है, कई इकोनॉमिस्ट ये कहती हैं कि अगर आप जनता को सीधा पैसा देते हैं तो डिमांड बची रहती है। तो कई इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है कि आप सीधा दें, इससे अच्छा आप ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें जिसका लॉन्ग टर्म फायदा हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। देखिए, दोनों ही अपने मुद्दे हैं। किसी और वीडियो में हम ये डिस्कस जरूर करेंगे कि फ्रीबी कल्चर से होता क्या है। बट अब ये समझने वाली बात यह है कि पॉलिटिकली फ्रीबीज का क्या फायदा है और क्या नुकसान।
देखिए, फायदा शॉर्ट टर्म में बहुत है। अगर आपने कुछ फ्रीबीज दी हैं तो जनता आपको वोट देती है। ये बीजेपी को भी पता है, ये कांग्रेस को भी पता है और आम आदमी पार्टी को भी पता है। अगर पैसा सीधा सरकार से आपके पास आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है आपका वोट सरकार को जाएगा, सीधा क्विड प्रो क्वो है। बट प्रॉब्लम फ्रीबीज की ये है कि उसकी शेल्फ लाइफ है। देखिए, अगर आप मुझे आज 2,000 रुपये महीना देना शुरू करें तो मैं बड़ा खुश हूंगा। देखिए, अब मुझे 1 साल तक देते रहे मैं और खुश हूंगा। भाई, इलेक्शन आने वाला है, मैं आपको वोट दे दूंगा। अब अगर मुझे 5 साल से ये 2,000 मिलते हैं तो मैं इसे फॉर ग्रांटेड ले लूंगा। अब मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई कौन मुझे 2,000 दे रहा है, अब उसको तो मैंने मान लिया है कि मुझे 2,000 मिल रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी के साथ ऐसा हुआ है कि लोगों को लग रहा है कि भाई ये सब तो दिया ही है, ये जो भी दिया है आपने, जितने भी जनता को दिया है, ये सब तो दिया ही है। बट अब और क्या, ये सब तो मान लिया हमने कि मिलना ही है। आप नहीं दोगे तो दूसरी पार्टी देगी, दूसरी नहीं देगी तो तीसरी देगी, अगर नहीं देगी तो हारेगी। पर और क्या, देखिए, फ्रीबीज तो सीधा सीधा आपकी बेसिक नेसेसिटी में है। बट फिर भी इस शहर में रहना तो है, और भी चीजें मैटर तो करती हैं। इसलिए फ्रीबीज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन तो है, पर लॉन्ग टर्म हर पॉलिटिकल पार्टी को इसका नुकसान ही है। आप जनता को खुश नहीं कर पाएंगे फ्रीबीज देके, आपको देते रहना पड़ेगा। क्या आपके पास इतने पैसे हैं? क्या सरकार के पास इतने पैसे हैं कि आज 2,000 दे, कल 5 दे, फिर 10 दे, फिर 15 दे? ये हर पॉलिटिकल पार्टी को सोचना चाहिए। आम आदमी पार्टी के साथ यही हुआ है, फ्रीबीज आपको दी गई, बट अब और चाहिए था जनता को, और क्या, इसका नुकसान आम आदमी पार्टी को बहुत हुआ है। अब एक और मुद्दा जो टीवी में बहुत आ रहा है, जिसके बारे में मेरे भी कुछ व्यूज हैं। अब टीवी में आ रहा है कि भाई मिडिल क्लास जो है वो बीजेपी को वोट करती है और लोअर इनकम ग्रुप जो है वो आम आदमी पार्टी को वोट करते हैं। देखिए, एक डाइकोटमी बना दी जाती है कि भाई मिडिल क्लास ऐसे वोट करती है, लोअर इनकम ग्रुप ऐसे वोट करता है, जो कि रियल में ऐसा नहीं होता। देखिए, मिडिल क्लास एक मोनोलिथ नहीं, ऐसा नहीं है कि आपने एक कोई ऐसी क्लास बना दी है जो एक तरह सोचती है। मिडिल क्लास में भी डिफरेंट इनकम ग्रुप्स है। कुछ अपर मिडिल क्लास हैं, कुछ मिडिल मिडिल क्लास हैं और कुछ लोअर मिडिल क्लास हैं। देखिए, लोअर मिडिल क्लास जो है वो रोज काम पे जा रहा है, सैलरी लेके आ रहा है और इससे वो अपना घर चला रहा है। ठीक है, ज्यादा उसके पास डिस्पोजेबल इनकम नहीं है, ऐसी इनकम नहीं है जो वो खर्च सके। ठीक, उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि डिस्पोजेबल इनकम कैसे बढ़ाई जाए। देखिए, उसके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि भाई और क्या इश्यूज चल रहे हैं, बट सबसे पहले डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाना कैसे, उसके लिए एम्प्लॉयमेंट इंपॉर्टेंट है। उसके लिए ये जिसे आप फ्रीबीज कहते हैं वो इंपॉर्टेंट है, सब्सिडीज इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें उसके लिए इंपॉर्टेंट है, इससे उसका घर चलता है। फिर आते हैं मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास में, जहां डिस्पोजेबल इनकम बहुत अच्छी है। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब यह है कि वो अपने सारे खर्चे निकाल के भी अपने ऊपर खर्चने के लिए पैसा बचा लेते हैं। तो उन्हें ये नहीं सोचना पड़ता कि आज हमारी इनकम बंद हो जाएगी तो क्या करेंगे, अच्छे खासे सेविंग्स भी हैं। अब जब ऐसे आपके हालात हों तो आपको ये छोटी चीजों से फर्क पड़ना बंद हो जाता है। आपको ये फर्क पड़ना बंद हो जाता है कि भाई महंगाई कितनी है, आपको ये फर्क पड़ना बंद हो जाता है कि देश में अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, क्योंकि आपका तो घर चल रहा है। आपको ये फर्क पड़ना बंद हो जाता है कि 2,000 2,500 का क्या दिन में फायदा हो रहा है या महीने में फायदा हो रहा है आपको फ्रीबीज के तहत। अगर नहीं हो रहा है तो आपको नहीं फर्क पड़ता इन चीजों से, तो आप और बड़ा सोचते हो। बड़ा क्या सोचते हो? आपके सपने हैं कि आप जिस शहर में रहो वो शहर अच्छा दिखे, वो ऐसा शहर हो कि जिसका वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हो, क्योंकि आपको उस चीज से फर्क पड़ता है। आप अपनी बड़ी गाड़ी लेके घर से निकलेंगे तो आपको अच्छी सड़कें चाहिए, जिस मॉल में आप जा रहे हैं वहां पे अच्छी चीजें होनी चाहिए, जिस सड़क से आप वापस आ रहे हैं आसपास अच्छी सीनरी होनी चाहिए। आपको सिविक इश्यूज से बहुत फर्क पड़ता है, पोल्यूशन से, इस चीजों से आपको अच्छा खासा फर्क पड़ता है। ऊपर से आप नैरेटिव में बहुत जल्दी जल्दी डूब जाते हैं। देखिए, जो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास है उसका एक इशू तो हमें मानना पड़ेगा, वो जमीन से थोड़े कटे हुए होते हैं। वो जो काम कर रहे हैं उसमें उनकी चीज चल चुकी है। ज्यादातर के पास अपने जो पुश्तैनी घर हैं वो हैं, इनकम जो है वो पहले से बनी हुई है।
तो वो इन इश्यूज में नहीं फंसते कि इकोनॉमी कैसे चल रही है। वो अपनी लाइफ पे फोकस ज्यादा करते हैं। वो ये समझते हैं कि भाई मेरी जिंदगी कैसे चल रही है। मैं सुबह पार्क जा पा रहा हूं। अगर मैं पार्क जा रहा हूं तो पार्क कैसा दिखता है। जब मैं अपनी फॉरेन हॉलिडे पे गया था तो उस देश में तो बहुत अच्छी सुविधाएं दिख रही थी। मेरे देश में ऐसा क्यों नहीं है। मैं तो टैक्स भरता हूं, मेरे देश में भी ये होना चाहिए। वो ये भूल जाता है कि उसका टैक्स का पैसा सिर्फ उसको सुविधाएं देने के लिए नहीं होता, पूरे देश चलाने के लिए होता है। बट ऐसा देखा गया है। तो जो अपर मिडिल क्लास है, उसे सिविक इश्यूज से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और इस सरकार में पिछले 5 साल में ये तो हुआ ही है। जितने भी लोग दिल्ली में रहते होंगे वो ये जानते हैं कि दिल्ली में सिविक इश्यूज प्रॉब्लम थी। पोल्यूशन था, सड़कों पे गंदगी आम थी। चाहे एमसीडी ने पता नहीं क्या काम किया है, ये एमसीडी वाले जानते हो, पर कूड़ा आम देखा जा सकता था। सड़कें टूटी हुई थी। बारिश आते ही बड़े बड़े पानी के गड्ढे थे जिसमें आप अपनी गाड़ी लेके जाएंगे तो गाड़ी भी सलामत नहीं बचेगी। तो सिविक इश्यूज प्रॉब्लम थी और मिडिल क्लास ने उस पे वोट दिया है। अब ऑब्वियसली मिडिल क्लास उस पे वोट देती है, तो वो जो देख रही है वो तो आम आदमी पार्टी ने करा है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इसको सही करना है तो उनके ओपोनेंट को वोट देना होगा। इसलिए उन्होंने बीजेपी को वोट दिया है। पहले भी देखा गया है कि मिडिल क्लास ऐसे वोट इधर उधर शिफ्ट करती है, दिल्ली की खासकर। तभी वो पहले केजरीवाल जी को असेंबली में वोट देती आई है। तो मोनोलिथ नहीं है, प्रॉब्लम्स डीप हैं, सिविक इश्यूज थे जिसकी वजह से मिडिल क्लास का वोट शिफ्ट हुआ है। मिडिल क्लास का तो वोट चलो शिफ्ट हुआ, पर दिल्ली में सिर्फ मिडिल क्लास तो रहती नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे भी रहते हैं जो बाहर गांव से आते हैं और दिल्ली में बसते हैं और अपनी जिंदगी चलाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये बात समझने वाली होगी कि हर पार्टी दिल्ली के लोगों को जब भी इलेक्शन पिच करती है तो वो यही बोल के पिच करती है कि हम दिल्ली को भाई साहब बहुत बढ़िया बना देंगे, न्यूयॉर्क कर देंगे, लंदन कर देंगे, हम ऐसे दिखा देंगे दिल्ली को कि भाई बहुत बढ़िया हो जाएगा। पर वो ये भूल जाते हैं कि भाई दिल्ली में सिर्फ मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास नहीं रहती। हाँ, दिल्ली का बहुत बड़ा चंक इन जगहों से आता है, पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इन मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास में नहीं आए। अगर दिल्ली में बहुत बढ़िया आप सुविधाएं देने लग जाएंगे तो उसके पैसे तो लगेंगे ही। बहुत टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे आपको। सुविधाएं जैसे जैसे बढ़ेंगी आपके प्रॉपर्टी के रेट्स भी ऊपर जाएंगे। दिल्ली में अभी भी कम नहीं है, पर फिर भी और ऊपर जाएंगे। आपकी महंगाई ऊपर जाएगी। तो जो लोअर मिडिल क्लास से और उससे नीचे इनकम ग्रुप वाले लोग हैं वो जाएंगे कहाँ। वो बाहर तो रहने जा नहीं सकते। आसपास तो गुड़गांव और नोएडा में और बुरा हाल है, तो वो कहाँ जाएंगे। तो इसलिए दिल्ली में हमेशा देखा गया है कि दोनों इनकम ग्रुप डिफरेंट पार्टियों को वोट देना पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि डिफरेंट पार्टियां डिफरेंट इश्यूज पे डिफरेंट इनकम ग्रुप्स को टारगेट करते हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी का कहना यह है कि हम आपको ये सुविधाएं तो देंगे ही, पर महंगाई से आपको बचाएंगे भी। भाई, दिल्ली बीजेपी का ये कहना है कि देखिए बाकी चीजें बाद में, पर आपको दिल्ली जो है, जो देश की कैपिटल है, उसको बहुत बढ़िया बनाना है। तो देखिए पिच अलग हो गई। एक लोअर इनकम ग्रुप के लिए हो गई, एक मिडिल इनकम ग्रुप के लिए हो गई। पहले भी ऐसे होता था। पहले कांग्रेस जो है वो लोअर इनकम ग्रुप के लिए देती थी और जो बीजेपी है वो हमेशा मिडिल क्लास को पिच करती थी। अब इस इलेक्शन में क्या हुआ है कि ये जो इनकम ग्रुप्स है इसमें बहुत अच्छे से दिल्ली बीजेपी ने टारगेटिंग करी है माइक्रो। अब उन्होंने क्या करा कि देखिए मिडिल क्लास तो हमें वोट देगी। अगर हम दिल्ली बीजेपी ये दिखाने की कोशिश करेगी कि दिल्ली को बहुत बढ़िया बना देंगे तो मिडिल क्लास तो वोट देगी। अब लोअर इनकम ग्रुप पे कैसे वोट लें? तो उन्होंने माइक्रो टारगेटिंग करी है। उन्होंने ये देखा कि ठीक है यार, इनको घर चलाने का तो है मसला, ठीक है, फ्रीबीज के इनको पसंद तो है, बट और भी चीज़ें तो पसंद होंगी। जहाँ से वो आते हैं वहाँ का भी तो देखते होंगे, या कोई अपनी कम्युनिटी का भी तो देखता होगा, या ये भी तो देखता होगा कि यार उसे कोई और नेता पसंद तो नहीं है, या उसे और कुछ तो नहीं चाहिए। तो उन्होंने हर कम्युनिटी में माइक्रो टारगेटिंग करी है। बीजेपी ने बहुत नेता दिल्ली के बाहर से बुलाए और जगह जगह उन्होंने माइक्रो टारगेटिंग करी। चंद्रबाबू नायडू जी आए। अब आप सोच रहे हो कि चंद्रबाबू नायडू जी दिल्ली में क्यों आए? क्योंकि उन्होंने देखा कि कुछ एक हिस्सा है जो वहां वाली स्टेट से भी आया हुआ है।
वो चंद्रबाबू नायडू को अच्छा नेता मानता है, वो मानता है उन्होंने उस स्टेट में अच्छा काम किया है। तो अगर वो आके बोलेंगे कि भाई दिल्ली बीजेपी आपके लिए काम करेगी, तो इसका मतलब उनकी बात में दम है। तो आपने माइक्रो टारगेटिंग करी है, जिसकी वजह से अगर थोड़ा सा भी वोट शिफ्ट होना था इनकम ग्रुप से, जो कि आपने किया है, उसी से बात बन गई। अगर आप थोड़ा सा भी इनकम ग्रुप, जो लोअर इनकम ग्रुप है, उसका वोट इस साइड ले आए और मिडिल इनकम का आपको पहले ही आता है, अपर मिडिल इनकम का आपको पहले ही आता है, तो बात बन गई। और इस वजह से उन्होंने माइक्रो टारगेटिंग करके दिल्ली में आम आदमी पार्टी के वोट शेयर से 3% ज्यादा ले लिया और काफी सीट्स पे फर्क डाल दिया, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी की जो भारी बहुमत की सरकार थी वो सिकुड़ के 22 रह गई, और जो दिल्ली बीजेपी थी वो 2/3 मेजॉरिटी पे पहुंच गई। देखिए, वीडियो के आखिर में उस बात पे आते हैं जिसमें सब इंटरेस्टेड है, तो दिल्ली का फ्यूचर क्या और आम आदमी पार्टी का फ्यूचर क्या। पहले तो आम आदमी पार्टी पे बात कर लेते हैं। देखिए, लोग ये कह रहे हैं आम आदमी पार्टी खत्म हो गई, अरविंद केजरीवाल खत्म हो गए, ऐसा हो गया कि भाई अरविंद केजरीवाल जो है अब कभी भी दिल्ली के इलेक्शंस में आपको नहीं दिखेंगे, या उनकी पार्टी धीरे धीरे बिखर जाएगी। देखिए, बहुत कोशिश तो करी जाएगी कि ये पार्टी तोड़ दी जाए, या फिर ऐसा किया जाए कि पार्टी के बहुत सारे एमएलए एमपी को अपनी तरफ लाया जाए। पर देखिए, समझने वाली बात यह है कि ज्यादातर जो एमपी आम आदमी पार्टी के आते हैं वो आते हैं पंजाब से। अब पंजाब में उनकी अभी भी सरकार है और वहां पे बीजेपी का इतना दबदबा नहीं है, तो एमपीस के टूटने का ज्यादा खतरा नहीं है। रही बात एमएलएस के टूटने का, हाँ एमएलएस टूट सकते हैं, पर जब आप सरकार में है ही नहीं तो एमएलए की साइकिल तो वैसे भी 5 साल है। अगर वो टूट के चले भी जाते हैं तो अगली बार जब आप इलेक्शन लड़ने आएंगे तो आप किसी और को टिकट दे देंगे, और वैसे भी आप सरकार में थे नहीं। और वैसे भी अब जो ये ऑपोजिशन आम आदमी पार्टी को करनी पड़ेगी वो दिल्ली विधानसभा के अंदर से तो होगी नहीं, क्योंकि आपका कोई भी बड़ा नेता दिल्ली विधानसभा के अंदर पहुंचा ही नहीं। आपको सड़कों से ही ऑपोजिशन करनी पड़ेगी, तो विधायकों का ज्यादा फर्क पड़ता ही नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के टूटने का ज्यादा खतरा नहीं है। दूसरी बात रही अरविंद केजरीवाल की जो छवि है, क्या उससे उसमें कोई डेंट लगा है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की छवि में वैसे ही बहुत डेंट लग चुके हैं। जब वो आए थे तो वो मिडिल क्लास के हीरो थे, ठीक है। अब धीरे धीरे उन्होंने कई चीजें ऐसी करी हैं कि वो मिडिल क्लास को अच्छे नहीं लगने लगे हैं। अब पर ऐसा नहीं है कि कोई एक पूरा उनका वोटर बेस खत्म हो गया है, वोटर बेस अभी भी है। दूसरी बात समझने वाली बात यह है, आपने इन दिनों में कितनी वीडियोस देखी हैं जिसमें अरविंद केजरीवाल की फोटो से एनालिसिस किया जा रहा है, अरविंद केजरीवाल के बारे में बात करी जा रही है, अरविंद केजरीवाल के बारे में डिबेट्स चल रही हैं, टीवी पे डिबेट्स चल रही हैं। आपने कभी नोट करा कि ऐसा क्यों नहीं कर रहे ये कि दिल्ली का इलेक्शन तो दिल्ली बीजेपी ने जीता है, तो भाई बीजेपी के लीडर्स की फोटो दिखाओ। अगर अरविंद केजरीवाल इंपॉर्टेंट है ही नहीं, अगर वो खत्म हो ही चुके हैं, तो उनके बारे में बात क्या करनी। इससे पता लगता है कि वो खत्म नहीं हुए, उनकी रेलेवेंस मेंटेन्ड है। और आप नेशनल चैनल्स पे ये देख सकते हो, इसका मतलब पूरी इंडिया में उनकी जो रेलेवेंस है वो मेंटेन्ड है। अब वो इसके बाद अगले 5 साल अपना क्या रवैया रखते हैं, इस पे बहुत डिपेंड करता है कि उनका फ्यूचर क्या है। अगर वो 5 साल सिर्फ इसी चीज में गुम जाते हैं, बाहर नहीं निकलते, पार्टी में नहीं निकलते, मुद्दे नहीं उठाते, तो वो खत्म है। बट अगर 5 साल वो अच्छी तरीके से ऑपोजिशन करते हैं तो जनता उनके साथ रहेगी। एक बात और समझने वाली है, अरविंद केजरीवाल जब सरकार में थे तो वो तब भी बीजेपी की बहुत अच्छी ऑपोजिशन करते थे, पर लोगों को ये लगता था कि आप तो सरकार में, सरकार वाले ऑपोजिशन कैसे कर रहे हैं अपनी ही सरकार की। आप बोल रहे हैं एलजी ने काम नहीं करने दिया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, पर आप भी तो सरकार में हैं। तो इसलिए थोड़ी डाइकोटमी थी, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। पर अब ऐसा नहीं होगा, अब तो वो ऑपोजिशन में है, अब तो उन्हें सिर्फ खिलाफत ही करनी है। और ये बात तो हम सब अच्छे से जानते हैं, अरविंद केजरीवाल से ज्यादा अच्छा ऑपोजिशन मुझे नहीं लगता और कोई कर सकता है। वो सड़कों पे भी आ सकते हैं, वो मुद्दे भी उठा सकते हैं, उन्हें न्यूज़ में आना भी आता है, और उन्हें जिसे हम पॉलिटिकल लैंग्वेज में कहते हैं कि हमेशा सुर्खियों में बने रहना, वो भी आता है।
तो वो खत्म नहीं हुए। दूसरी बात रही दिल्ली का फ्यूचर क्या। देखिए, दिल्ली में बहुत टाइम बाद फिर से एक ऐसी सरकार आई है जिसकी पार्टी की सरकार सेंटर में भी है। अब इससे फायदा दिल्ली को बहुत होने वाला है। अगर सेंटर अच्छे फंड्स दिल्ली को देता है तो दिल्ली में बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लगाए जा सकते हैं। जैसे शीला दीक्षित गवर्नमेंट के टाइम पे कॉमनवेल्थ गेम्स जब यहाँ करानी थी तो सेंटर की कांग्रेस गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे फंड्स दिए थे शीला दीक्षित गवर्नमेंट को, जिसकी वजह से वो बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइज कर पाई थी दिल्ली का। अगर अब भी दिल्ली बीजेपी को बहुत अच्छे फंड्स मिलते हैं तो ये जरूर होगा। हाँ, दिल्ली बीजेपी की ये कोशिश जरूर रहेगी कि जो फ्रीबीज हैं उसको थोड़ा करटेल किया जाए, उसको थोड़ा हटाया जाए, थोड़ा कम किया जाए, क्योंकि बजट पे उसका बहुत असर पड़ता है। पिछले 31 साल से आपके दिल्ली के बजट हमेशा पॉजिटिव में रहा है, हमेशा खर्चे आमदनी से कम रहे हैं, पर अब बहुत खतरा बताया जाता है कि अगले साल ऐसा नहीं होगा। इसकी वजह से बीजेपी गवर्नमेंट ये अपने सिर पे नहीं लेना चाहेगी कि उनके बजट में ऐसा हुआ है। इसकी वजह इसलिए वो अपनी फ्रीबीज कंट्रोल में रखना चाहेंगे। तो दिल्ली का फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में ब्राइट है। फ्रीबीज थोड़ी थोड़ी करटेल होने लगेंगी, पर सबसे बड़ी बात मैं कह देना चाहता हूं, महंगाई बढ़ेगी, पर अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाई बीजेपी तो महंगाई का किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर गलती से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हुई और सिर्फ महंगाई बढ़ी और सिविक इश्यूज भी हैंडल नहीं हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हैंडल नहीं हुआ, तो बहुत बड़ा नुकसान देखना पड़ेगा उन्हें, ना कि सिर्फ असेंबली इलेक्शन में पर अगली बार सेंटर के इलेक्शन में भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए। अगर आप मेरे व्यूज से सहमत हैं या असहमत हैं या मुझे कुछ और कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, उससे मेरा हौसला बढ़ता है और मुझे और वीडियोस बनाने के लिए शक्ति मिलती है। मैं हूं राज और ये था थॉट सेंटर।